वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सैनी। आज जो क्लास है हमारी ये वेक्टर कैलकुलस के ऊपर है। अब हम एक लेक्चर सीरीज अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर जिसमें पूरी वेक्टर कैलकुलस डाल दी जाएगी और उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनका सारा सिलेबस हम बीएससी का और बीटेक का कवर कर लें अपनी सीरीज के अंदर। अगर ऐसा कोई टॉपिक छूट जाता है जो आपके सिलेबस में है आपकी यूनिवर्सिटी के और हमारे लेक्चर में नहीं आ पाया तो आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो श्योर अपलोड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग रहा करता है। तो फिलहाल तो मैं आपको एक कॉमन सिलेबस पढ़ाऊंगा जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज को कवर कर लेगा। तो चलिए आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस चैप्टर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। चैप्टर फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। वेल, हम इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस इन्हें स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ग्रीन गॉस स्टॉक थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के लिए आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई एक मूविंग वेक्टर है। वेल, अब चूंकि ये क्लास हमारी बीएससी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, दैट मींस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं ये बात एज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आपने 11th 12th के वेक्टर्स पढ़े हुए हैं। आपको वेक्टर्स की डॉट भी आती है, क्रॉस भी आती है, आपको उनका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शंस भी पता है। हाँ, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों में तो आप श्योर वही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसकी नॉलेज आपको दे दूंगा। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। वेल, जैसे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आप x और y में कोई भी एक रिलेशनशिप लिखें तो वो दो एक्सिस के लिए, x एक्सिस y एक्सिस के लिए अपने आप में एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आप इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट लें तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को एक सिंगल वेरिएबल t के फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। x भी t का फंक्शन होगा, y भी, श्योर। इन दोनों से t को एलिमिनेट करके कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। x और y जब तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं तो एक कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब अगर आप इसी के किसी भी एक पॉइंट p को एज्यूम करें तो जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर, यह अपने आप में OP की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नीट्यूड को भी। कोई भी वेक्टर होता है अगर आप, तो वो अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की कॉम्पोजिशन की फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। ये इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। इन जनरल अगर वेक्टर R है आपके पास xi प्लस yj प्लस zk, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन रहेगी वेक्टर R अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट मींस xi प्लस yj प्लस zk अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही इसकी मल्टीप्लाई अगर आप यहां करेंगे तो वेक्टर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। ये R वेक्टर के लोग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड अपने आप में बन रहेगा। वेल, ये तो बात हुई टू डायमेंशनल कर्व के ऊपर किसी पॉइंट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की।
अगर पॉइंट एक्स वाई है तो इसे आप ऐसे लिखा करते थे एक्स आई प्लस वाई जे, जहां पर आई एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। और ये पॉइंट एक्स वाई है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट का वेक्टर क्या बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। क्लियर? अब ऐसे ही अगर आप 3 डायमेंशन में जाते हैं और एक्स वाई जेड में कोई भी रिलेशनशिप लिखते हैं, तो यहां पर ये रिलेशनशिप कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 2 डायमेंशन में एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन होगा वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर एक्स वाई जेड में जो भी रिलेशनशिप होगी वो एक पृष्ठ को, सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी, सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। वेल, इसमें एक्स वाई जेड एक पैरामीटर के फंक्शन नहीं होते बल्कि 2 पैरामीटर के फंक्शन हो जाते हैं, u और v के, x भी y भी और z भी। सपोज u और v के फंक्शन रहते हैं, u और v को एलिमिनेट करने के बाद ये कर्व की इक्वेशन बन जाती है। वेल, अब अगर हम किसी कर्व की बात करें जो एक सरफेस के ऊपर बना हुआ है, तो सरफेस के ऊपर अगर कोई कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, तो ये तब बनेगा जब इसका x कोऑर्डिनेट भी किसी एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो जाए, y कोऑर्डिनेट भी किसी एक वेरिएबल का फंक्शन हो जाए, z कोऑर्डिनेट भी किसी एक वेरिएबल का फंक्शन हो जाए। दैट मींस अगर x y z एक एक वेरिएबल के फंक्शन है तो ये पॉइंट शो एक कर्व के ऊपर लाई करता होगा, और t को एलिमिनेट कर देने पर x y z में इक्वेशन बन जाएगी उसकी। अब अगर आप इस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो ये आएगा xi प्लस yj प्लस zk, जहां पर i x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, j y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और k z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। वो बात तो आपको पता ही होगी कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर 1, यानी कि सेल्फ डॉट इनकी 1 रहती है और डिफरेंट डॉट 0 आती है। और क्रॉस i j k ऐसे चलती है साइक्लिक, i की j के साथ क्रॉस k मिलेगा, j की k के साथ क्रॉस i आएगा और k क्रॉस i j आएगा। ये तो आपने 11th 12th में पढ़ा भी है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो 3 डायमेंशन हो या 2 डायमेंशन हो, अगर कोई भी कर्व है उसके ऊपर किसी पॉइंट P की पोजीशन ली जाए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, फिलहाल 3 डायमेंशन में हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, जहां x भी अपने आप में कोई t का फंक्शन, y भी अपने आप में कोई t का फंक्शन और z भी अपने आप में कोई t का फंक्शन। एक ही पैरामीटर t के फंक्शन हो जाते हैं। t चेंज करते रहिए, इस पॉइंट की पोजीशन कर्व के अलोंग बदलती रहेगी। अभी पॉइंट यहां पे है, t चेंज करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ये पॉइंट का वेक्टर जो है r, जो कि xi प्लस yj प्लस zk है, x y z अपने आप में t के फंक्शन है,
तो वेक्टर आर अपने आप में इस टी का फंक्शन बन जाता है। अगर टी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो अब अगर टाइम के साथ टी के चेंज होने का रेट निकालें आप, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी अपॉन डेल्टा टी, वो भी तब जब लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 है। वही वेक्टर आर के चेंज होने का रेट टी के रेस्पेक्ट में, ये वेक्टर आर का डिफरेंशिएट कहलाएगा डी आर बाई डी टी। और अगर वेक्टर आर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई, मतलब यूनिट वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, कंपोनेंट्स का डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा dy बाई डी टी जे प्लस dz बाई डी टी के। ये क्लियर? इसके बाद अगर आपको डिफरेंशिएट करना है दो वेक्टर्स, सपोज एक वेक्टर आर है एक वेक्टर एस है, या ए और बी ले लें, कांस्टेंट में नहीं है दोनों वेक्टर, इनकी डॉट पर डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे प्रोडक्ट रूल आप फंक्शंस में अप्लाई करते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट में भी अप्लाई करेंगे। कैसे? ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी डॉट में बी वेक्टर एज इट इज प्लस फिर ए एज इट इज डॉट में बी का डेरिवेटिव। सेम इज ट्रू फॉर क्रॉस, ऐसे आप क्रॉस में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप डी बाई डी टी करते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी को, तो वेक्टर ए का डेरिवेटिव क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस बी का डेरिवेटिव डीबी बाई डी टी। आपसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, अगर कुछ आपके काम का है मैं इसे साफ कर लेता हूं। चलिए हम इसके ऊपर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। लाइक एज वेक्टर आर हमें गिवन है एक कांस्टेंट वेक्टर e टू द पावर nt प्लस एक और कांस्टेंट वेक्टर b e टू द पावर माइनस nt। हमें प्रूफ करना है d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n तो नंबर है, वेक्टर r इज 0। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल, सीधे वी हैव dr बाई dt क्या आएगा? वेक्टर कांस्टेंट है, e टू द पावर nt का डिफरेंशिएट होगा कंपोनेंट का, n e टू द पावर nt, वेक्टर ए कांस्टेंट, फिर वेक्टर बी कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस nt का डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर माइनस nt, माइनस n स्टार्ट में आएगा। अगेन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं d2r बाई dt स्क्वायर, n e टू द पावर n का डिफरेंशिएट e टू द पावर nt, यहां माइनस है, वेक्टर ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट e टू द पावर nt, n मल्टीप्लाई में आएगा, n स्क्वायर हो गया। वेक्टर बी कांस्टेंट e टू द पावर माइनस nt का e टू द पावर माइनस nt, माइनस n मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस हो गया, n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो वेक्टर a e टू द पावर nt प्लस वेक्टर b e टू द पावर माइनस nt। ये वेक्टर रिपीट हो गया, सिस्टम को शिफ्ट कर लीजिए, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वेक्टर r इज 0। एक बात हो है, अगर वेक्टर r फंक्शन है t का, तो जो t का डिफरेंशिएट r का डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में, वो हम वेक्टर r डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे।
d2r अपॉन dt स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट जो होगा r का t के रिस्पेक्ट में वो वेक्टर r डबल डॉट से रिप्रेजेंट भी किया जा सकेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना आप। एक बात हो, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उसमें जो बहुत डार्क क्वांटिटी लिखी गई है, बहुत डार्क क्वांटिटी, वो वेक्टर r है। तो सिंपल r लिखा है वो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। आप जब अपनी बुक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक बहुत बोल्ड r लिखा मिलेगा, वो वेक्टर r है। जो सिंपल r में बनेगा वो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। जी जैसे ये है, इस बुक में तो थर्ड क्वेश्चन था मेरे पास। प्रगति पब्लिकेशन यूज कीजिएगा आप बुक, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं, मैं उसी को रिकमेंड करता हूं, प्रगति पब्लिकेशन को, अच्छी बुक है। वेल वेक्टर आर गिवन है आपको टी क्यूब आई प्लस 2t क्यूब माइनस 1/5 t स्क्वायर j r cos dr by dt आपको कंप्यूट करना है। तो ये कैसे कंप्यूट करेंगे आप? Well, we have dr by dt. I कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर प्लस j कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएट होगा 6t स्क्वायर। इसकी पावर मल्टीप्लाई में आएगी -2 प्लस हो जाएगा 2/5 अपॉन t क्यूब j। नाउ अब हमें निकालना है वेक्टर r क्रॉस dr by dt। तो डिफरेंट बनाएंगे आप, ये तो आपको आता होगा। वेक्टर आगे कॉम्पोनेंट i j k, वेक्टर आगे कॉम्पोनेंट्स t क्यूब 2t क्यूब माइनस 1/5 t स्क्वायर के कोएफिशिएंट 0, dr अपॉन dt में i का कोएफिशिएंट 3t स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 6t स्क्वायर प्लस 2/5 t क्यूब, k का 0। i लेंगे 0 माइनस 0, माइनस में j लेंगे 0 माइनस 0 प्लस फिर k लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6t टू द पावर 5 प्लस 2/5 t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी 6t टू द पावर 5 प्लस हो जाएगा 3/5 विथ k। 6 टू द पावर 5 कैंसिल, 2/5 प्लस 3/5 5/5 यानी कि 1 k। दैट्स इट। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको वेक्टर दिया जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करना होगा, डबल डिफरेंशिएट करना होगा, दिए गए वेक्टर के साथ डॉट निकालना होगा, क्रॉस निकालना होगा एंड सो ऑन। और अब ये ट्राई करेंगे, कोई भी टेक्स्ट बुक आप यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जो आपके लिए सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम है, थ्योरम भी कह सकते हैं इसे आप, कई बुक्स में क्वेश्चन भी बना के डाल रखा है। इफ वेक्टर ए इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, यदि वेक्टर ए कांस्टेंट लेंथ का वेक्टर हो एंड dA by dt is not equal to 0,
और dA by dt जीरो ना हो, then vector A is perpendicular to dA by dt। तो आपको शो करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा dA by dt के। ये बात ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर्स की डॉट होती है ए और बी की, मोड ए मोड बी cos थीटा। अगर ये जीरो आ जाए तो मोड ए मोड बी जीरो नहीं है, cos थीटा जीरो होगा, तो थीटा कितना रहा होगा 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट जीरो है तो श्योर वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना हो तो आप सिंपली उनकी डॉट प्रोडक्ट को जीरो शो करते हैं। तो यहां पर मैं यही काम करने वाला हूं। वी हैव mod of a कांस्टेंट। तो किसी वेक्टर की लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन की तो वेक्टर बनाती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है, ये इसकी लेंथ होती है। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर r है xi प्लस yj प्लस zk, आप वेक्टर r स्क्वायर करें तो इसे लिखा जाएगा r डॉट r। वेक्टर r डॉट r इसके साथ ही डॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर r का स्क्वायर वही होता है जिसके मैग्नीट्यूड का होता है किसी भी वेक्टर r के लिए। तो अगर mod ऑफ a कांस्टेंट है तो mod ऑफ a का स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ, यानी वेक्टर a का स्क्वायर कांस्टेंट हुआ। और डिफरेंशिएटिंग, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या होगा 2a वेक्टर a का dA by dt डॉट जीरो, वेक्टर a डॉट dA by dt जीरो। दो वेक्टर्स की डॉट जीरो, मोड ए तो कांस्टेंट है, जीरो नहीं दी गई थी, dA by dt जीरो नहीं है, तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू dA by dt। आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ r क्रॉस dr by dt is zero, then vector r is a constant। r कैप है भाई, ये r कैप समझते हैं आप लोग, यूनिट वेक्टर r के अलोंग। तो हमें शो करना है कि अगर r की क्रॉस dr by dt के साथ जीरो आ रही है तो r की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, यानी कि r के अलोंग जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो कांस्टेंट होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसे भी। तरीके तो बहुत सारे हैं, सिंपल यूज करता हूं मैं अज्यूम कर लेता हूं आपके लिए वेक्टर r को xi प्लस yj प्लस zk। तो dr by dt क्या बनेगा, dx by dt I प्लस dy by dt j प्लस dz by dt k। नाउ एज गिवन, अब जैसा कि हमें दिया गया है क्या कि r क्रॉस dr by dt जीरो है, इससे क्या इंप्लाई होता है r क्रॉस dr by dt, r
क्रॉस dr by dt क्या बनेगा i j के r के कंपोनेंट x y z dr by dt के कंपोनेंट dx by dt dy by dt dz by dt is 0 i मल्टीप्लाई की y dz by dt माइनस z dy by dt माइनस j x dz by dt माइनस z dx by dt प्लस k x dy by dt माइनस y dx by dt इधर जीरो वेक्टर है तो अगर हम कंपेयर कर लें तो y dz by dt माइनस z dy by dt 0 उसके बाद फिर x dz by dt माइनस z dx by dt 0 उसके बाद x dy by dt माइनस y dx by dt भी 0। अगर मैं इसे 0 के इक्वल लूं इसे सेट लाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करता हूं 1/y dy के साथ 1/z dz के साथ ऐसे ही अगर आप देखें तो 1/y dy के साथ 1/z dz के साथ dt से dt रिमूव कर दिया मैंने ऐसे ही अगर आप लाएंगे तो 1/z dz के साथ 1/x dx के साथ 1/z dz इक्वल रहेगा 1/x dx के थर्ड से 1/x dx 1/y dy बराबर आएंगे तो इक्वेशन बन जाती है। पहले इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग 1/y का इंटीग्रेशन log y 1/z का log z 1/x का log x प्लस कांस्टेंट्स में जोड़ दिया हमने log c1 ऐसे ही जब आप इसे से इक्वल लेकर इंटीग्रेट करेंगे 1/x का log x 1/z का log z यहां कांस्टेंट जोड़ दिया हमने log c2 log m प्लस log n log mn log से log रिमूव करेंगे तो y आएगा c1z ऐसे ही log m प्लस log n log mn log से log रिमूव करेंगे तो x आएगा c2z यहाँ पे c2 यहाँ पे c1 है तो अच्छा लगेगा सीक्वेंस में आ जाएगा यहाँ c2 यहाँ c1 x पहले था c1 अच्छा लगता है x के साथ हेंस अब शो क्या करना था r कैप कांस्टेंट है r कैप क्या होगा वेक्टर r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर r xi प्लस yj प्लस zk इसका मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वेक्टर आर क्या बन गया आर कैप सॉरी एक्स आई एक्स डाल दिया हमने c1 जेड आई प्लस वाई जे वाई डाल दिया हमने c2 जेड जे प्लस जेड को जेड रखा के अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर x डाल दिया c1 स्क्वायर z स्क्वायर y डाल दिया c2 स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऊपर से z कॉमन नीचे z स्क्वायर कॉमन रूट से बाहर के z आएगा z कैंसिल आउट क्या आ गया c1i c2j प्लस k नीचे रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट तो है ही c1 c2 की फॉर्म में आ गया हेंस इसके बाद वेक्टर r कैप इज कांस्टेंट। अब आप वही वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए।
चलिए अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसमें गिवन है हमें इफ वेक्टर आर इज ए यूनिट वेक्टर देन तो शो करना है कि जो मैग्नीट्यूड आएगा r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड ये वही होगा जो डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड है। अच्छी प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। वेल इफ वेक्टर r इज ए यूनिट वेक्टर देन तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, तो वेक्टर r के मॉड का स्क्वायर भी 1 हुआ, जो वेक्टर r के मॉड का स्क्वायर है वही वेक्टर r का स्क्वायर है, ये 1 हुआ। इसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट क्या आएगा 2r डॉट में r का डिफरेंशिएट dr ऑन dt इज 1। वेल सॉरी 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा भाई, implies that vector r dot dr by dt, जैसे प्रीवियस थ्योरम की थी मैंने 0 r dot dr by dt 0 है तो वेक्टर r इज परपेंडिकुलर टू dr by dt, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ वेक्टर r क्रॉस dr by dt का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये तो आपको पता होगा वेक्टर a क्रॉस b होता है मोड a मोड b साइन थीटा n कैप। अगर ये वेक्टर है ये वेक्टर b है, ये a है ये b है, तो a क्रॉस b आएगा मोड a मोड b साइन थीटा, जहां थीटा n के बीच का एंगल होगा n कैप इन दोनों के ही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा दोनों के परपेंडिकुलर। अगर आपका मैग्नीट्यूड लेंगे ये कांस्टेंट 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 इसका मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a, तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा आ जाएगा। तो मैं यहां पे r और dr by dt के क्रॉस का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्या आएगा मोड ऑफ वेक्टर r मोड ऑफ dr by dt साइन थीटा, मोड ऑफ r 1 क्योंकि r यूनिट वेक्टर था, क्या बचा मोड ऑफ dr by dt साइन थीटा, थीटा तो एंगल हुआ r और dr by dt के बीच का, और ये एंगल कितना था 90 डिग्री, क्योंकि दोनों की जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट थी वो 0 आई थी, साइन 90 बात हो गया, क्या बचा मोड ऑफ dr by dt। दैट्स इट। चलिए साहब आज की क्लास में तो आप इतना ही रखेंगे, अब आपके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपके डाउट्स का पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के ऊपर। टिल देन गुड बाय।